आइए गुजरात में जिस तरह बाढ़ और बारिश के हालात बने हुए हैं उन तस्वीरों को आप तक पहुंचाते हैं। द्वारका से शुरुआत कर रहे हैं जहां तेज आंधी और भारी बारिश हुई है और हालात बिगड़े हुए हैं। सड़कों पर पानी भर गया है जबकि तेज हवाओं की वजह से कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे टूटकर गिर गए हैं। वहीं एक सड़क पर खड़ी बाइक पर पेड़ गिरने से बाइक भी टूट गई है। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था मानो वहां कोई नदी बह रही है। यही नहीं, भारी बारिश की वजह से वहां नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है जिससे बाढ़ के हालात वहां पर बन गए हैं। तो गुजरात के द्वारका की तस्वीरें देखिए, पेड़ और बिजली के खंभे टूट गए हैं और अब आलम यह है कि ये टूटना वहां से गुजर रही बाइक के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हुआ है, क्योंकि जिस तरह से पूरे रास्ते में पेड़ टूट रहे हैं वो बाइकों पर गिर रहे हैं। बाइक भी इस तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और पानी लगातार बहता चला जा रहा है। गुजरात की द्वारका में आंधी और बारिश के बाद की ये तस्वीरें हैं। गुजरात के जामनगर में इलाके में भारी बारिश हुई है। निचले इलाकों में पानी भरा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां एक मंदिर बाढ़ के पानी में बुरी तरह से डूबा हुआ है। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। पानी में डूबे मंदिर को देखकर ऐसा लगा कि मानो वहां कोई नदी तेज बहाव में बह रही है और ऐसा लग रहा था कि ये हमेशा के लिए मंदिर इस पानी के बीच में ही था। बिल्कुल ऐसा यकीन किसी को नहीं होगा जो पहली बार इन तस्वीरों को देखेगा कि ये मंदिर ज़मीन पर था, धरातल पर था और इतना ज़्यादा पानी हो चुका है अब यहाँ पर कि मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा, गुंबद का हिस्सा ही दिख पा रहा है। तो बेहद ही चिंताजनक ये तस्वीरें हैं। किस तरह से जामनगर, गुजरात की तस्वीरें बता रही हैं कि वहाँ के लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। सिर्फ गुंबद जो मंदिर का है वो नज़र आ रहा है और ये पानी जब उतरेगा तो कितने दिन लगाएगा और कितनी सारी महामारियां साथ लेकर आएगा ये भी समझना होगा। अभी तो पूरी दुनिया एक ऐसे महामारी के संकट के दौर से गुजर ही रही है जिसे कोविड-19 कहा जा रहा है और ऐसे में अब ये आपदा, ये कुदरत की मार एक तरह से दोहरे तौर पर गुजरात के लोगों पर पड़ रही है। जामनगर की ये तस्वीरें हैं। तो लगातार उफनती नदियों के पानी का असर अब मंदिरों तक पहुंचने लगा है। ये मंदिर वो हैं जो नदियों के आसपास बसे हुए हैं। जनक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, ये तस्वीरें बहुत डरा रही हैं और बता रही हैं कि गुजरात के कुछ हिस्सों में किस तरह हालात खराब होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि नदी के बीचों बीच ये मंदिर सिर्फ गुंबद का ही हिस्सा है। कोई सोच भी नहीं सकता जो पहली बार इन तस्वीरों को देखेगा कि ये तो धरातल पर बना हुआ मंदिर था, लेकिन देखिए बारिश ने क्या हाल कर दिया है। बिल्कुल, देखिए अर्पिता, पूरे जामनगर और आसपास के इलाकों में 14-15 इंच जितनी बारिश दर्ज हुई है। उसके चलते निचले इलाके, खासतौर में आप जो मंदिर देख रहे हैं वो गरेड़ का खोड़ियार मंदिर है और पूरी तरह से जलमग्न है। और निचले इलाकों में भी, इसके आसपास के इलाकों में जो सोसाइटीज हैं वहां पर भी घुटनों से लेकर कमर तक पानी भरा है। ऐसे में पूरी तरह से जनजीवन ठप हो चुका है। जो अब तक थोड़ी देर पहले जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक उस इलाके में 900 से ज्यादा लोगों को एनडीआरएफ ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है और अभी भी आसपास के इलाकों में जहाँ जो गांव में पानी भरा है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, जरूरत पड़ने पर जारी रहेगा। तो ये जामनगर और न केवल जामनगर बल्कि पोरबंदर से लेकर राजकोट तक का जो इलाका है वहाँ लगातार बारिश तेजी बढ़ने के चलते लोगों को काफी तकलीफें उठानी पड़ रही है और उसके चलते आसपास के इलाकों में चाहे बांध भी पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुके हैं और जो जरूरत थी, जो सिंचाई की स्थिति थी, वो फिलहाल अभी राहत की बात यह है कि सीजन का उस इलाके में 95% जितनी बारिश हो चुकी है। जी बिल्कुल, और साथ ही ये भी बताइएगा जनक कि ये जो हाल है इस वक्त इस बाढ़ और बारिश के, ये कब तक काबू में आ पाएंगे ये तो अभी कोई भी नहीं कह पाएगा, लेकिन जनक ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों की दिक्कतें, परेशानियां किस कदर बढ़ी होंगी और वो लोग जो कोरोना वायरस में सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए इस मंदिर का हिस्सा बन रहे थे, अब तो वो भी उनके पास विकल्प खत्म हो चुका है। गुजरात के जामनगर में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से वहां कई इलाकों में पानी भर गया है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि वहां तक नजर गई जहां तक पानी ही पानी दिखा है और इस दौरान कुछ लोग कमर तक भरे पानी में डूबकर रास्ता पार करने को मजबूर दिखे। वहीं बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में भर गया, जिसके बाद कई मकान पानी में डूबे दिखे। वहीं सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था मानो वहां तेज धार में कोई नदी बह रही हो।
बारिश और बाढ़ की वजह से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नदी और सड़क में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है। हालात का अंदाज़ा इसी बात से आप लगाइए कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां गुजरती थीं वहां पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोनों ही जगह लोगों के लिए ये कुदरत की मार कितनी बड़ी आपदा बनकर आई है वो आप देख सकते हैं। जहाँ तहाँ गाड़ियाँ ठहरी हुई हैं, इमारतें नज़र आ रही हैं, इमारतों में कोई है कि नहीं कहना बहुत मुश्किल है। और जो लोग अपने घरों में भी रहना चाहते हैं उनके लिए देखिए ये तस्वीरें कितनी ख़तरनाक हैं। उनके घरों तक पानी घुस आया है, उनका सामान पानी में तैर रहा है, जो बिजली के सामान हैं वो ख़राब हो चुके हैं या फिर किसी और बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकते हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पानी भरने से मुश्किल बढ़ गई है। पानी में कमर तक डूबे लोग इस बात को लेकर चिंता में कि कब ये पानी उतरेगा, क्योंकि बारिश और बाढ़ के हालात उनकी दिक्कतों को, परेशानियों को बढ़ाते दिख रहे हैं। गुजरात के जामनगर की एक और तस्वीर देखिए। बाढ़ में फंसे दो लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने बचा लिया है। बताया गया कि दोनों लोगों के बाढ़ में फंसे होने की सूचना एनडीआरएफ की टीम को मिली थी, जिसके बाद एनडीआरएफ की एक टीम उन लोगों तक पहुंची और फिर उन्हें लाइफ जैकेट पहनाकर एक नाव में बिठाकर किनारे तक लाया गया। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से ये दोनों लोग वहां फंस गए थे। इस दौरान वहां हर तरफ पानी पानी नजर आया, जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी दिखा। हालात का अंदाजा इसी बात से आप लगाइए कि जिन रास्तों पर कल तक लोग गुजरते थे वहां राहत और बचाव की टीम ही नावें चलाती हुई दिख रही हैं और देवदूत बनकर आई हैं, क्योंकि लोग ऐसे जगह पर फंस गए हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच पाएगा और एनडीआरएफ की टीमें अगर ना हो तो उन लोगों को बचाया जाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। गुजरात के जामनगर की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है, जिसके बाद सड़कों पर पानी ऐसा बहता दिखाई दिया जैसे वहां कोई नई नदी तेज रफ्तार में बह रही हो। पानी के तेज बहाव की वजह से वहां एक हाईवे बुरी तरह टूट गया, जिससे लोगों का संपर्क आसपास के इलाकों से पूरी तरह कट गया है। और ये संपर्क कब तक हो पाएगा, मुश्किल है ये बता पाना, क्योंकि लोग परेशान हैं इस बाढ़ बारिश से। नदियां उफन रही हैं, नदियों का पानी सड़कों पर आ रहा है, सड़कें टूट जा रही हैं, एक इलाके का दूसरे इलाके से संपर्क टूट गया है। वो कब तक संपर्क दोबारा हो पाएगा ये कुछ पता नहीं है। और इन तमाम घटनाक्रमों के बीच लोग अपने घरों में कैद हैं, लेकिन वो किन हालात में कैद हैं ये भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उनके घरों में भी इस तरह पानी लगातार घुसता चला जा रहा है। गुजरात के राजकोट की तस्वीर, भारी बारिश के बाद वहां पर जानवर भी पानी के तेज बहाव में फंस गए हैं। वहां सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है मानो कोई नदी तेज रफ्तार में बह रही हो। रिहायशी इलाकों में पानी बढ़ने के बाद कुछ जानवर भी पानी के बहाव की चपेट में आए, जिसमें कुछ गाय और भैंसें भी शामिल थी। जानवर पानी के बहाव में इतनी तेजी से बह रहे थे कि उन्हें पानी के बहाव से निकाल पाना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। और ऐसे में ये इसी तरह जानवर बहते दिखाई दिए। सिर्फ लोग इनको बहते हुए देख पा रहे थे, इनके लिए मदद कर पाना लोगों के लिए भी अपनी जान को जोखिम में डालने से कम नहीं है। ऐसे में ये वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो वाकई में बहुत तकलीफ पहुंचा रही है। जो जानवर वो पूरी तरह से इंसान पर निर्भर हैं, कुदरत की इस मार के आगे बेबस नज़र आ रहे हैं और कुदरत की ये जो धारा उन्हें जिस ओर ले जा रही है वो उस ओर जाते जा रहे हैं। वहाँ जीवन होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन मौजूदा वक्त इन जानवरों के लिए भी बहुत बुरा है। गुजरात के खंभालिया में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भरने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश का पानी सड़कों पर कई फीट तक भर गया है, जिसकी वजह से लोग कमर तक भरे पानी में डूबकर चलने को मजबूर दिखे। वहीं मकानों के अंदर पानी भरने से लोग बेहद परेशान नजर आए। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था मानो वहाँ कोई नदी तेज रफ्तार में बह रही हो। जहाँ तक नजर गई वहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया है। बारिश और आंधी की वजह से पेड़ गिर गए हैं, पेड़ गाड़ियों को अपनी जद में ले चुके हैं। कई लोग इस एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं। गुजरात के खंभालिया से ये बहुत ही चिंता वाली तस्वीरें बाढ़ बारिश के बाद। और देखिए लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोगों के सामान किसी तरह वो ऊंचाई पर रखकर संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरह ये बारिश होती रही
तो लोगों को बहुत दिक्कतें आएंगी। लोग अपने घरों से पानी निकालने में लगे हुए हैं। गुजरात के कच्छ की तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे, जहां नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। हालात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि वहां बनी एक सड़क पानी के तेज बहाव में बह गई है, जिसके बाद आसपास के इलाकों का संपर्क कट गया है। पानी का बहाव इतना तेज था कि रास्ते को पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इस दौरान सड़क के एक किनारे कुछ लोग खड़े दिखाई दिए, लेकिन किसी की भी हिम्मत पानी के तेज बहाव में रास्ते को पार करने की नहीं हुई। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी पानी दिखा। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था मानो वहां तेज धार में कोई नदी बह रही हो। बारिश और बाढ़ की वजह से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल हो गया है। तो देखिए, लोग लगातार परेशान होते दिख रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ की अगली तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर बाढ़ के हालात हैं। वहां पर एक गांव में बना पुल भारी बारिश की वजह से पानी के तेज बहाव की वजह से टूट गया है। बताया गया है कि पुल टूटने की वजह से वहां के आसपास के गांव में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि आने जाने के लिए गांव वाले इसी पुल का इस्तेमाल करते थे। और इस दौरान पुल के दोनों किनारों पर इलाके के लोग मायूस खड़े दिखाई दिए। वहीं भारी बारिश का असर पूरे इलाके पर दिखाई दिया। खेतों में पानी भरने से फसलें खराब हो गईं। जहां तक नजर गई वहां पानी ही पानी दिखा। झारखंड के चतरा की ये डराने वाली तस्वीरें देखिए। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां एक सड़क पानी के तेज बहाव की वजह से धंस गई और इस दौरान वो सड़क टूटी हुई, उसका हिस्सा पानी में बहता दिखा। इस दौरान सड़क के एक किनारे पर लोगों की भारी भीड़ जुटी दिखी। वहीं एक पुल भी भारी बारिश की वजह से टूट गया। पुल के टूटे हुए हिस्से में एक बाइक भी गिरी दिखाई दी। बताया गया कि पुल एक महीने में बारिश की वजह से तीसरी बार टूटा है। पुल टूटने की वजह से पूरे इलाके का संपर्क कट गया है, क्योंकि आने जाने के लिए लोग इसी पुल का इस्तेमाल करते थे। वहीं भारी बारिश का असर पूरे इलाके पर नजर आ रहा है। बिहार की कटिहार की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां महानंदा नदी में एक नाव डूबने की घटना सामने आई है। केलाबाड़ी गांव के लोग महानंदा नदी के नंदनपुर घाट पर नाव से पहुंच रहे थे। नाव पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। किनारे पर पहुंचने से पहले ही नाव डूब गई। गनीमत इस बात की रही कि नाव घाट के पास आकर डूबी, जिससे नाव पर सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाद में नदी में डूबे लोगों को साइकिल और बाइक भी स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल रही थी। लगातार लोगों की मदद की वजह से इन लोगों की जान बचाई गई, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बिहार के कटिहार में महानंदा नदी की ये तस्वीरें हैं। तो ये देखिए, क्षमता से ज़्यादा लोग सवार थे इस नाव में और सबसे बड़ी राहत की, या फिर कहें कि इन लोगों की जान शायद इस बार इस हादसे में नहीं जानी थी और इन पर किसी की कृपा थी जो ये बच गए। इतने सारे लोग एक नाव में सवार थे और फिर किनारे पर आते वक्त ये नाव डूबी, सभी लोगों को बचा लिया गया। ये सबसे बड़ी राहत की खबर है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में पिछले 24 घंटे में हुई 11 इंच बारिश की वजह से वहां निचले इलाकों में पानी भर गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि रिहायशी इलाके भी पानी की चपेट में आ गए हैं, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। बारिश का पानी लोगों के मकानों में भर गया है, जबकि सड़कों पर लोग कमर तक डूबे पानी में चलने को मजबूर हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। पश्चिमी जापान की ये तस्वीरें, भीषण बाढ़ की वजह से 50 लोगों के मारे जाने की खबर है जापान में। और जापान के हितोयोशी इलाके में शनिवार सुबह से वहां भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदियों के किनारे के इलाके और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हालात को देखते हुए लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। वहीं एक पुल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा पानी का बहाव है, जबकि सड़कों पर भी पानी ऐसे बह रहा था मानो वहां कोई नदी बह रही हो। बाढ़ की चपेट में आए दक्षिणी जापान में फंसे लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया है। दक्षिणी जापान के कुमामोतो और क्यूशो शहर में 5 लाख लोगों को घर खाली करने की सलाह दी गई है, जिसके बाद बाढ़ में फंसे लोगों को राहत और बचाव दल की मदद से निकाला गया बाहर। इस काम के लिए सेना भी मदद कर रही है।
और इस बीच अहम खबर, कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की तलाश में पुलिस चप्पा चप्पा खंगाल रही है। उसकी कुंडली को खंगालने के लिए पुलिस की टीम चौबेपुर के बिकरू गांव में हर घर की तलाशी ले रही है। ये वही गांव है जहां विकास दुबे रहता था। कानपुर पुलिस उस गांव के हर उस घर की तलाशी ले रही है जहां ताले लगे हैं। पुलिस ताले तोड़कर तलाशी ले रही है और इसी तलाशी के दौरान पुलिस को कई बंद पड़े मकानों से देसी बम भी बरामद हुए हैं। दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपक, तलाशी में और क्या क्या कुछ हासिल हुआ है? देखिए, जिस तरह के देसी बम की पहले भी कई सारा उसका मसाला मिल चुका था, बारूद मिल चुका था, तो इसको लेकर पुलिस अंदेशे में थी कहीं ना कहीं दूसरे घरों में ये चीज़, और इसी वजह से आज सुबह से एक बार फिर शुरू हुआ। विकास दुबे का घर तो तोड़ा जा चुका है, लेकिन उसके आसपास के जितने दूसरे जिनमें ताला लग चुका था, जहां गांव वाले रहते थे, उन सब घरों के ताले तोड़कर या फिर जो घर खुला हुआ था तलाशी ली गई और उसके बाद कुछ बम मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर वही चीज़ हुआ और वहाँ पर कुछ देसी बम मिले हुए हैं। यानी ये माना जा रहा है कि जो विकास दुबे के आसपास के जो घर थे, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये लोग शामिल थे। उसके जो गुर्गे थे उनके घर थे या फिर जो गांव वाले थे उनका भी इस्तेमाल किया गया था। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस जो है इस पूरे मामले में तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल, और आप लगातार बने रहिएगा दीपक। और ये जानकारी बहुत अहम जो इस वक्त आप दे रहे हैं वो ये कि बिकरू जो गांव हैं उनके घरों में पुलिस लगातार तलाशी कर रही है। इस तलाशी की वजह क्या है आपको हम बता दें। दरअसल जिन जिन घरों में ताले लगे हैं, पुलिस को ये शक है कि वहां पर कुछ अहम सुराग मिल सकते हैं जो विकास दुबे की धरपकड़ में मदद हो सकती है। और ये लगातार कोशिशें की जा रही है कि बिकरू गांव के जो लोग हैं वो कौन ऐसे लोग हैं जो विकास दुबे को सपोर्ट करते थे और वहां उसको फरार कराने में उन लोगों ने मदद की है। इन तमाम पहलुओं पर तफ्तीश जारी है और पुलिस तलाशी कर रही है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से उन इलाकों में, जो बिकरू गांव का इलाका है, बिकरू गांव के उन घरों में जहां पर ताला लगा है वहां पुलिस लगातार दबिश दे रही है, तलाशी कर रही है। विकास दुबे की धमक का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एक पिछले साल का वीडियो दिखा रहे हैं आपको जिसमें वो अपने ही गांव के लोगों को धमकाते नजर आ रहा है। विकास अपने ही गांव में लोगों को गालियां देता भी सुनाई पड़ा। तो 2019 यानी पिछले साल का ये वीडियो है जिसमें विकास दुबे खुद अपने ही गांव के लोगों को धमकाता हुआ, गाली गलौज करता हुआ उनसे नजर आ रहा है। और ये शैली बताने के लिए बहुत अहम है कि विकास दुबे किस तरह से आपराधिक प्रवृत्ति का तो था ही, लेकिन वो अपने परिवार के साथ साथ अपने गांव के लोगों को भी धमकाता था। गांव के लोगों के साथ साथ परिवार का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि परिवार के लोगों ने ही आरोप लगाया कि विकास दुबे ने ही अपने भाई को जान से मारने की धमकी दी थी। आप अंदाजा लगाइए इस वीडियो को देखकर जिसमें वो अपने ही गांव के लोगों को धमकाता नजर आ रहा है। विकास अपने ही गांव में लोगों को गालियां दे रहा है, इसमें गालियां साफ सुनाई पड़ रही हैं। तो ये लगातार विकास दुबे की कार्यशैली, उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को बताने वाला वीडियो आपको हम दिखा रहे थे। कानपुर शूटआउट का मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। 100 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक उसका पता नहीं लगा पाई है। पूरे सूबे में पुलिस और एसटीएफ तलाशी अभियान चला रही है। टोल नाकों पर विकास दुबे के पोस्टर लगाए जा रहे हैं और इसी बीच आशंका जताई जा रही है कि विकास दुबे पुलिस से बचने के लिए उत्तर प्रदेश की हद से बाहर भी जा सकता है। लिहाजा तमाम पड़ोसी राज्यों को अलर्ट किया गया है और बिहार के डीजीपी ने कहा है कि अगर विकास दुबे बिहार आता है तो यहाँ की पुलिस से बच नहीं पाएगा। बड़े ही मजाकिया लहजे में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि अगर आएगा तो हम आरती उतारेंगे। उत्तर प्रदेश में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके अब बिहार में घुस आएगा।
अब बहुत यहाँ से सुरक्षित निकल जाएगा, ये कैसे हो सकता है? और एक देखिए, एक महानुभाव ने उसे ब्राह्मणों का शेर कहा। ये शर्म की बात है, यही अपराध की संस्कृति है जिसके बारे में बात करता हूं, कि अपने अपने जात के लोगों को, पेशेवर लुटेरों को, बलात्कारियों को, डकैती करने वाले को, अपहरण करने वाले को, हत्या करने वाले को लोग हीरो बना रहे हैं। अगर इस तरह से अपनी जात के अपराधियों को हीरो बनाएगा, माला पहनाएगा, पूजा करेगा, उसका जिंदाबाद करेगा, उसको शेर कहेगा, अपराध की संस्कृति फूले फैलेगी कि नहीं? कानपुर में बिल्हौर के शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के दफ्तर में आईजी लक्ष्मी सिंह ने उनकी चिट्ठी की जांच के आदेश दिए हैं और ये तफ्तीश खुद ही वो शुरू कर रही हैं और इस मामले में फॉरेंसिक टीम भी उनके साथ पहुंची है। दरअसल मामला यह है कि आईजी लक्ष्मी सिंह ने बिल्हौर में सीओ दफ्तर में पहुंचकर कंप्यूटर को उनके सील किया है और आईजी लक्ष्मी सिंह सीओ के दफ्तर में तैनात पुलिस कर्मियों से पूछताछ कर रही हैं। सीओ देवेंद्र मिश्रा ने तत्कालीन एसएसपी अनंत देव को चिट्ठी लिखी है, वो विकास दुबे पर कार्रवाई की बात कही थी और उस चिट्ठी के संदर्भ में ही ये पूरी इन्वेस्टिगेशन आईजी साहिबा कर रही हैं। और ये जो जानकारी बहुत अहम है क्योंकि ये चिट्ठी मार्च महीने की है और अभी जुलाई का महीना चल रहा है और ऐसे में इन पूरे 3-4 महीनों में क्यों कार्रवाई नहीं की गई खुद उस शख्स के खिलाफ जो कि एसओ था विनय तिवारी जिसका नाम बताया जा रहा है और वो चौबेपुर थाने में एसओ था, उसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर बात कही थी देवेंद्र मिश्रा जिनकी मृत्यु हुई है इस एनकाउंटर के दौरान। हम इस समय कानपुर के बिल्हौर थाना इलाके में हैं और थाना क्षेत्र के ठीक पीछे सीओ जो शहीद हुए थे देवेंद्र मिश्र उनका दफ्तर है। यही वो दफ्तर है जहां पर देवेंद्र मिश्र बैठा करते थे और आज यहां पर आईजी लक्ष्मी सिंह पूछताछ के लिए आई थी। देवेंद्र मिश्र का जो दफ्तर था यहां पर कहा गया कि काफ़ी अच्छे अधिकारी थे और आप देख सकते हैं ये देवेंद्र मिश्र का जो दफ्तर था यहाँ पर ही बैठा करते थे और पुलिस अधिकारी जो है यहाँ पर से ही उन्होंने कई बार जो शिकायत है वो उस समय तत्कालीन एसएसपी जो अनंत देव तिवारी थे उनको दिया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 फरवरी में उनकी पोस्टिंग यहाँ पर हुई थी और काफ़ी मिलनसार थे। इसी कंप्यूटर पर बैठकर उन्होंने वो लेटर टाइप करवाया था ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और अधिकारी यहाँ पर से पहुँचे थे और उनके बारे में एक एक चीज़ यहाँ पर जानकारी जुटाई जा रही है। कोशिश यहाँ पर ये थी क्योंकि जो ये रिकॉर्ड रूम है यहाँ पर अधिकारियों से बातचीत हुई जो कर्मचारी हैं क्योंकि देवेंद्र मिश्र के काफ़ी नज़दीकी थे, सभी लोग ये कहते थे कि वो बहुत अच्छे अधिकारी हैं और अब यहाँ पर जरूर सन्नाटा पसरा हुआ लेकिन यहाँ पर आकर टीम यहाँ पर आई थी। सर आप लोग पोस्टेड थे, देवेंद्र जी कैसे थे पहले से? उस दिन आप लोग भी गए थे क्या लेट पर? तो आप गए थे सर? आप लोग यहीं तो पोस्टेड होंगे? जी यही पोस्टेड। उस दिन कितने बजे निकली थी टीम यहाँ से देवेंद्र जी की? उच्च अधिकारी हमारे बताएंगे समझ। तो अधिकारी हालांकि बात नहीं कर सकते क्योंकि सभी के ऊपर एक प्रेशर है लेकिन जिस तरह से जांच चल रही है उसके बाद ये देखा जा रहा है कि यहाँ से जो जो चीज़ें एविडेंस जो चीज़ें मिली हैं फॉरेंसिक टीमों को और वो ये कोशिश कर रही हैं कि इससे जो भी जुड़े हुए दस्तावेज हैं यहाँ से लिए गए और यहाँ पर सारे रिकॉर्ड को यहाँ से जो है ले आया गया और पुलिस यहाँ पर अब पहुँची थी। अब यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ से जो भी दस्तावेज वो लेकर गई हैं उनमें कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो उनसे जुड़ी हैं। और कानपुर मुठभेड़ मामले में पुलिस ने फरार गैंगस्टर विकास दुबे के 15 सहयोगियों की फोटो और नाम जारी किए हैं। पुलिस ने विकास दुबे के इन 15 साथियों को मुठभेड़ के मामले में आरोपी बनाया है और इनके नाम भी एफआईआर में दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक ये 15 आरोपी भी विकास दुबे के भागने के साथ ही फरार हैं। पुलिस ने पोस्टर में मोबाइल नंबर भी दिए हैं जिन पर कॉल करके इन सभी 15 आरोपियों की जानकारी दी जा सकती है। कल ही आपको याद होगा पूरे इलाके में विकास दुबे के नाम के भी पोस्टर चस्पा किए गए थे जिसमें 2.5 लाख इनाम की राशि का जिक्र किया गया था और आज इन 15 वंचित अपराधियों की सूची जिन्होंने मदद की है विकास दुबे की उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। और चलिए अब कोरोना आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। भारत के कोरोना आंकड़ों पर अगर नजर हम डाल रहे हैं तो कोरोना के कुल मामले आपको यहां बता दें कि 7 लाख के पार आ गए हैं। देश में अब तक कोरोना मामलों का आंकड़ा 7,19,665 हो चुका है। वहीं 4,39,948 लोग ठीक भी हुए हैं जबकि 20,160 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल भारत में कोरोना के 2,59,557 एक्टिव केस हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है। वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज़्यादा है
और आपको यहाँ जानकारी दें कि सबसे ख़राब हालात लगातार बने हुए हैं वो है महाराष्ट्र के, जहाँ पर मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है लगातार। वहाँ पर मरीजों की तादाद 2,11,000 के पार हो गई है। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है, जहाँ कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,14,000 के पार है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में दिल्ली नंबर 3 पर है, जहाँ पर कोरोना के मामले 1 लाख के पार हो गए हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना कुल मरीजों का आंकड़ा 36,000 के पार है। 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां कोरोना का आंकड़ा मरीजों का 28,500 को पार कर गया है। देश के आंकड़ों के बाद दुनिया के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार हो चुका है। दुनिया में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,15,93,000 से ज्यादा है, जिनमें 62,83,738 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 5,37,504 लोगों की जान गई है। वहीं दुनिया भर में फिलहाल कोरोना के करीब 47 लाख एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका आता है, जहां कोरोना के मरीज 29,35,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 16,23,000 के पार पहुंच गई है। भारत इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ चुका है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 7 लाख को पार कर गई है। चौथे नंबर पर रूस आता है, जहां पर मरीजों का आंकड़ा 6,86,000 से ज़्यादा हो चुका है। वहीं पेरू 5वें नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 3 लाख से ज़्यादा हो चुका है। जिन देशों में कोरोना का सबसे ज़्यादा असर है, उन 5 हम देशों के नाम आपको बता रहे हैं, जिनमें अमेरिका में 29 लाख से ज़्यादा केसेस हैं, ब्राज़ील में 16 लाख से ज़्यादा केसेस हैं, भारत में 7 लाख से ज़्यादा केसेस, रूस में 6 लाख से ज़्यादा और पेरू में 3 लाख से ज़्यादा केसेस।